हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशनल हब में। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपका मॉडर्न पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, इसी में आगे बढ़ाते हुए हम मॉडर्न पार्ट 2 यानी जो अपना हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के चरण, यानी भारतीय आंदोलन कैसे कैसे प्रेरित हुए, हमको स्वतंत्रता कैसे मिली। देख जानते हैं आप, एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता है, उसमें सदियों की मेहनत होती है। तो कैसे हमें स्वतंत्रता मिली है, इस बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता के 3 चरणों में हम लोगों ने बांटा है। प्रथम चरण जो आपका 1885 से लेके 1905 का रहता है। द्वितीय चरण जो आपका 1905 से लेके 1919 तक का रहता है। और तृतीय चरण जो आपका 1919 से लेके आज़ादी यानी 1947 तक रहता है। प्रथम चरण को फ्रेंड्स हम लोगों ने कहा था उदारवादी चरण, क्योंकि उसमें जितने उदारवादी नेता थे वे सभी आते थे। द्वितीय चरण को हम लोगों ने कहा है क्रांतिकारी चरण, यानी आपके इतिहास के जितने भी क्रांतिकारी नेता हुए हैं वे सब इसी चरण में आते हैं। और तृतीय चरण को संज्ञा हम लोग फ्रेंड्स देते हैं गांधी युग, क्योंकि उस समय गांधी जी भारत में आ चुके होते हैं और अहिंसा के माध्यम से वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जुट जाते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज अपना हम लोग द्वितीय चरण। हेडिंग लगी है द्वितीय चरण और उसका कब से कब तक समय काल है 1905 से लेके 1919। फ्रेंड्स, इस काल को हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद चरण कहते हैं, यानी राष्ट्रवाद की भी धारणा थी लेकिन क्रांतिकारियों से। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, क्रांतिकारी लोग जो उदारवादी लोग थे, जो उदारवादी लोग स्वतंत्रता की मांग करते थे, उसे क्रांतिकारियों ने भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी, यानी आप जो मांग रहे हो स्वतंत्रता वो भिक्षा में मांग रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप ही स्वतंत्र मतलब फ्रीडम सबके लिए है तो आप उस चीज़ को छीन लो, यानी जो आपका है आप उसे छीन लीजिए। तो इसी चरण में क्या होता है, प्रमुख नेताओं के आप लोगों ने नाम सुने होते हैं, जिसमें प्रमुख नेता आपके होते हैं बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। इतिहास में पूछा जाता है निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। तो लाल को हम लोग कहते हैं लाला लाजपत राय, बाल को हम लोग कहते हैं बाल गंगाधर तिलक और पाल को हम लोग कहते हैं विपिन चंद्र पाल। यानी ये 3 व्यक्ति वो हैं जिन्हें हम लोग लाल, बाल और पाल की संज्ञा देते हैं। क्या होता है, ये तीनों जो नेता होते हैं वो आपके कांग्रेस के, मैंने बताया था 2 दल होते हैं, उसमें एक दल होता है गरम दल, उसका प्रभुत्व करते हैं। ठीक है, गरम दल के 3 नेता प्रमुख होते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ठीक, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इन नेताओं का, उनका मुख्य उद्देश्य होता है स्वराज की प्राप्ति, यानी स्वराज जो है वो स्व मतलब खुद का, राज मतलब शासन, यानी खुद से जो शासन किया जाए उसी का उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें जो स्वतंत्रता है वो भिक्षा में नहीं चाहिए, हमें अपनी स्वतंत्रता छीननी पड़ेगी, मांगने से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था, यानी इन नेताओं का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, स्वराज की प्राप्ति। ठीक, तो इसी संबंध में क्या होता है, मैंने बताना कि धीरे धीरे ही क्या होता है, आपका आग जो लगती है, यानी सुलगती पहले है लेकिन आग अचानक नहीं लगती है। तो होता क्या है, इसी कड़ी में जो आपके तिलक महोदय हैं सन 1893 और 95 में 2 उत्सव मनाते हैं। एक होता है गणपति उत्सव और दूसरा होता है शिवाजी उत्सव। यानी ये उत्सव मनाने का कारण ये नहीं था कि भक्ति दिखाते थे, ये कारण ये था जैसे अपने यहाँ जो त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं उसका मतलब भगवान की पूजा भी करना होता है, और साथ में क्या होता है कि जब आप फ्री टाइम होंगे तो 2 लोग मिलेंगे, एक दूसरे के विचारों को बदलेंगे, मतलब आज विचारों का आदान प्रदान होगा। वहीं जो गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव थे, इनके मनाने का पीछे का कारण यही था कि जो लोग राष्ट्र की भावनाओं से दूर हैं इन्हें इसमें मिलाया जाए। यानी शिवाजी को आप लोगों को सब पता है, वो मराठा थे, ठीक, लड़ने में बहुत बहादुर थे, सबको पता है। तो यानी शिवाजी की बातों को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इसका काम कौन कर रहे थे, तिलक महोदय कर रहे थे। ठीक, इसी कड़ी में तिलक जी ने क्या किया था, एक पत्र लिखा था जिसका नाम है केसरी। ध्यान रखिएगा, ये इनका बहुत फेमस है। तिलक ने केसरी नामक पत्रिका लिखी थी जिसमें चापेकर बंधुओं की तुलना उन्होंने शिवाजी से की। याद होगा, अगर मैंने आपको कल यानी पिछले वाली वीडियो में बताया था
कि चापेकर बंधु ने क्या किया था, आपके प्लेग महामारी पे एक कमेटी गठित की थी जिसमें टैड और स्टर्न नामक दो व्यक्ति थे जिनकी हत्या कर दी थी किसने, चापेकर बंधुओं ने। उन्हीं चापेकर बंधुओं की तुलना जो तिलक जी ने है वो अपनी पुस्तिका केसरी में किससे की है, शिवाजी से की है। क्वेश्चन बनता है कि किन दो बंधुओं की तुलना शिवाजी से की गई है, तो चापेकर बंधुओं की है, और किसने की है, तो तिलक ने की है, और किसमें की है, तो केसरी नामक पत्रिका में की है। क्लियर है, 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, 1904 में बीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत का गठन किया गया। फ्रेंड्स, ये अभिनव भारत एक गुप्त सभा थी, यानी ऐसी सभा जहां किसी को पता नहीं थी, अंग्रेजों को पता नहीं था, यानी कोई इस टाइप की कमेटी बन रही है, और उस कमेटी का नाम क्या था, अभिनव भारत, और किसकी थी, बीडी सावरकर की। सीधे सीधे फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि अभिनव भारत संस्था किसकी थी, तो बीडी सावरकर की थी। तो ये वाला आपका पार्ट समझ में आएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट 1907 में क्या होता है, वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। जैसे बीडी सावरकर ने अपनी अभिनव भारत संस्था का गठन किया था, वैसे ही फ्रेंड वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। और इस समिति का उद्देश्य क्या था, खून के बदले खून, यानी अगर आपने 1 मारे हैं तो हम आपके 10 मारेंगे। ठीक, तो वही है कि 1907 में वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने क्या किया था, एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। और उस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, खून के बदले खून। आपका जो सुभाष चंद्र बोस का नारा है वो दूसरा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी उनका मतलब यह था कि आप मेरे साथ आओ। खून का मतलब कि किसी को यानी ब्लड अपना निकाल के दे दिया, ब्लड डोनेशन नहीं है। आप खून का मतलब आप मेरे साथ आओ इस स्वतंत्रता आंदोलन में। अगर हम लोग साथ होंगे, एकजुट हो गए, तो एकता से हम लोग किसी को भी भगा सकते हैं। लेकिन इस समिति का उद्देश्य क्या था, खून के बदले खून, यानी तुम हमारे 1 मारोगे हम आपके 10 मारेंगे। ठीक, 1909 में क्या होता है, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी। ये पूछा जाता है, कभी कभी वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाता है कि मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी, तो कर्जन वायली। कर्जन वायली जो है क्या होता है, आपके इंग्लैंड में एक वो कमेटी बैठी होती है, यानी उस सब टाइप का होता है जहां कर्जन वायली जाते हैं। तो कर्जन वायली का सामना किससे हो जाता है, मदन लाल ढींगरा। ये मदन लाल ढींगरा जो थे ये 8 भाई बहन थे, और ये आपके इंटरमीडिएट पास आउट थे, और ठीक ठाक स्वदेशी आंदोलन से ओतप्रोत थे, यानी इनके अंदर स्वदेशी आंदोलन कूट कूट के भरा था। 1909 में इन्हें फंस जाते हैं कौन, कर्जन वायली। कर्जन वायली अपने वाइफ के साथ पार्टी में जा रहे होते हैं, वहीं पे मदन लाल ढींगरा क्या करते हैं, 5 गोलियां मारते हैं चेहरे पे, जिसमें 4 सही निशाने पे लगती है, सिर्फ 1 गोली नहीं लगती है। ठीक, अगर उस समय ये वहाँ पे होते ओलंपिक में तो शायद 1-2 मेडल ये भी ले आते, लेकिन फिलहाल इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। कर्जन वायली क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। बढ़िया काम का मतलब यहाँ पे ये है कि इनके अंदर स्वदेश की भावना इतनी ज़्यादा आ गई थी। मैंने बताया ना, ये क्रांतिकारी युग है, यहाँ मार काट हत्या देखिए सब सुनने को मिलेगा। ये उदारवादी चरण नहीं है कि भिक्षावृत्ति होगी, ये वो वाला चरण है जहाँ मैंने बताया ना, खून के बदले खून रहेगा। ठीक, आगे इसी कड़ी में क्या होता है, एक मैडम होती हैं, मैडम मतलब महिला है, मैडम भीखाजी कामा। ये पारसी समुदाय से आती हैं और महाराष्ट्र की होती हैं। ध्यान रखिएगा, कभी मान लो पूछ दिया जाए कि भीखाजी कामा कहाँ की थी, तो महाराष्ट्रियन पारसी समुदाय की महिला होती हैं। सन 1907 में स्टुटगार्ट यानी जर्मनी में क्या करती हैं, भाषण देती हैं। और किस चीज़ पे भाषण देंगी, सबको पता है, स्वतंत्रता पे भाषण देंगी और तिरंगा लहराती, यानी राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों का तिरंगा है, उस समय का अलग था, वो वाला तिरंगा उस समय वो लहराती हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि सन 1907 में निम्न में से वह कौन सी महिला हैं जिन्होंने स्टुटगार्ट के जर्मनी ने भारत का ध्वज लहराया था, तो ध्यान रखिएगा, मैडम भीखाजी कामा जी हैं। इन्हें हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, यानी लक्ष्मीबाई के बाद में अगर कोई धाकड़ महिला हुई हैं तो उनका नाम क्या है, मैडम भीखाजी कामा। भीखाजी कामा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ठीक, उसी कड़ी में क्या होता है, 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बनते हैं गदर पार्टी से कि गदर पार्टी का गठन कब हुआ, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, गदर पार्टी का अध्यक्ष कौन था। तो ध्यान रखिएगा, 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी का गठन होता है जिसका नाम होता है गदर पार्टी। ये पार्टी पूरी तरीके से क्रांतिकारी लोगों की पार्टी थी। ठीक,
तो इसके संस्थापक जो होते हैं वो लाला हरदयाल होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका नाम तो सबको याद रहता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल। लेकिन आप अध्यक्ष को मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन कर देते हैं कि निम्न में से गदर पार्टी का अध्यक्ष कौन था। तो जो सोहन सिंह थे वो आपके गदर पार्टी के अध्यक्ष थे, जबकि लाला हरदयाल आपके गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक, यानी जैसे आप इस समय समझेंगे कि अगर कहा जाए बीजेपी के संस्थापक जो थे वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लेकिन इस समय जो अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा जी हैं। वैसे ही गदर पार्टी है, गदर पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो सोहन सिंह हैं, लेकिन संस्थापक लाला हरदयाल जी हैं। ठीक, क्या होता है, ये पूरी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी होती है। इसी कड़ी में आगे क्या होता है, एक प्रकरण होता है जिसको हम लोग कहते हैं कामगाटा मारू प्रकरण। ये प्रकरण आपके इतिहास में बहुत फेमस है। सन 1914 की बात है, आपके जापान में एक व्यक्ति होते हैं गुरुदत्त सिंह, वो जापान से एक जहाज मांग लाते हैं। उस जहाज में क्या होता है, वो 376 यात्रियों को बैठालते हैं और हांगकांग से कनाडा की ओर चल देते हैं। कनाडा में जो पोर्ट होता है वहाँ पहले ही पता चल जाता है कि इस जो जहाज है इसमें गदर पार्टी के लोग भी शामिल हैं। तो गदर पार्टी के चूंकि लोग क्रांतिकारीवादी के थे, तो इस जहाज को वहाँ पे रोक दिया जाता है, यानी इस जहाज से लोगों को उतरने नहीं दिया जाता है और उस जहाज को सीधे भारत की तरफ मोड़ दिया जाता है और भारत के बजबज बंदरगाह पर यह जहाज आकर रुकता है। क्वेश्चन पूछ जाता है फ्रेंड कि भारत के किस बंदरगाह पे आपका ये जो जहाज था वो आके उतरता है, तो भारत के बजबज बंदरगाह पे। और होता क्या है, जैसे ही इसमें से लोग उतरते हैं और बाहर बजबज बंदरगाह के बाहर जो ब्रिटिश आपके सैनिक होते हैं वो खड़े होते हैं और बिना देखे फिर से वो गोलियां चला देते हैं। तो इसमें आपके 16 लोगों की, यानी 16 जो भारतीय होते हैं उनकी हत्या हो जाती है। किस प्रकरण में, आपके कामगाटा मारू प्रकरण में। ठीक, तो कामगाटा मारू प्रकरण कब हुआ, 1914 में हुआ। कौन सा जहाज था, जापानी जहाज था। कौन लेके आया था, गुरुदत्त सिंह लेके आए थे। कहाँ से कहाँ तक गया था, हांगकांग से कनाडा हांगकांग से कनाडा और फिर कहाँ, भारत। भारत के किस बंदरगाह पे, बजबज बंदरगाह पे। कितने यात्री थे, 376 यात्री थे। कितने मारे गए, 16 मारे गए। अब 16 जो है इतिहास की बुक में लिखा, कितने मारे गए वो तो नहीं पता, लेकिन इतिहास की बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 16 कहा जाता है कि 16 भारतीयों की हत्या कर दी गई थी। ठीक, उसी कड़ी में क्या होता है, आपके होम रूल लीग 1916। जैसे मैंने आपको बताया तिलक जी तो अपने अलग ही मूड में थे। क्या होता है, आयरलैंड के रेडमांड ने होम रूल की स्थापना की। क्वेश्चन पूछ दिया था ना कि होम रूल की स्थापना सबसे पहले कहाँ होती है, तो आयरलैंड में। ये वही आयरलैंड है जहाँ से आपके DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक, वहीं आपके क्या होता है, आयरलैंड के रेडमांड में होम रूल की स्थापना होती है। इसी होम रूल से प्रेरित होके आपके भारत में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक भी भारत में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, अलग अलग जगह और अलग अलग समय पे। तो वही लिखा है, भारत में एनी बेसेंट और तिलक द्वारा की गई, यानी क्या की गई, होम रूल की स्थापना। तिलक ने पूना में होम रूल की स्थापना की थी। होम मतलब घर, रूल मतलब शासन, वही एक तरीके से स्वराज या घर का शासन। ठीक, तो तिलक जी ने, अगर पूछा जाए तिलक जी ने कहाँ स्थापना की गई थी, तो पूना में की थी। तिलक जी ने कहाँ होम रूल की स्थापना की थी, तो पूना में की थी, जबकि एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में की गई थी। देखिए दोनों लोगों द्वारा अलग अलग की गई थी, इनकी होम रूल अलग थी, इनकी होम रूल अलग थी। ठीक है, तिलक जी द्वारा होम रूल की स्थापना पूना में की गई थी, पूना मतलब महाराष्ट्र, उस समय की बम्बई प्रेसिडेंसी, और एनी बेसेंट द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी। ठीक, एनी बेसेंट द्वारा 2 पत्रिकाएं या बुक भी हैं जिनका नाम है न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। तिलक जी द्वारा मैं आपको पहले बता चुका हूँ केसरी। ठीक, तो ये हमारा पूरा एक द्वितीय चरण था हमारे क्रांतिकारी का। तो इस क्रांतिकारी चरण में हमने क्या देखा, वही लोग दिखे जो खून के बदले खून, एक को मारो 100 मर जाएं, बाकी सब खौफ खाए मर जाएं। तो ऐसे लोग थे उसमें। ठीक, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं द्वितीय चरण को। तो द्वितीय चरण कब से कब तक होता है, मेरे साथ साथ में बोलेगा, 1905 से लेके 1919 तक। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्वराज की प्राप्ति। मुख्य नेता कौन होते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक,
1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव तिलक द्वारा मनाया जाता है। इन उत्सवों का मनाने का निजी कारण जो था वो यही था कि विचारों को आदान प्रदान किया जाए, यानी सबके अंदर क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को भरा जाए। तिलक जी ने केसरी नामक एक पत्रिका लिखी थी। इस पत्रिका में उन्होंने क्या किया था, चापेकर बंधुओं की जो तुलना है वो शिवाजी से की थी, क्योंकि चापेकर बंधुओं ने आपके प्लेग महामारी पर गठित कमेटी के जो 2 सदस्य थे उनकी हत्या कर दी थी। 1904 में बी डी सावरकर द्वारा एक संस्था यानी गुप्त सभा का गठन होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं अभिनव भारत। ठीक, इसी कड़ी में क्या होता है, आपका अनुशीलन समिति यानी 1907 में वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा एक अनुशीलन समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, खून के बदले खून। ठीक, 1909 में मदन लाल ढींगरा क्या करते हैं, आपके लंदन में करजन वॉयली की हत्या कर देते हैं। मैंने बताया ना, वो 5 गोली मारते जिसके 4 गोली उनके सिर में लगाते हैं। ठीक, मैडम जी भीखा जी कामा क्या करती हैं, 1907 में ही स्टुटगार्ट यानी जो कि जर्मनी में एक जगह है वहाँ पे भाषण देती हैं और भारतीय झंडे को लहराती हैं। पूछ दिया जाए कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो मैडम भीखा जी कामा को कहा जाता है। ठीक, 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी का गठन होता है जिसे हम लोग गदर पार्टी के नाम से जानते हैं। इस पार्टी का गठन जो है यानी संस्थापक है वो लाला हरदयाल जी हैं, जबकि इसके अध्यक्ष सोहन सिंह जी होते हैं। क्योंकि ये पार्टी पूरी क्रांतिकारियों से भरी हुई होती है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट यानी चर्चा में रहती है। उसी समय 1914 में जापान का एक प्रकरण होता है, कामगाटा मारू प्रकरण। ये भारत से कैसे संबंधित है, इसमें होता क्या है, भारत के गुरुदत्त सिंह जो होते हैं वो जापानी जहाज को हांगकांग से कनाडा की तरफ ले जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता है गदर पार्टी के कुछ लोग होने की संभावना होती है, तो ब्रिटिश लोग इसको कनाडा में रुकने नहीं देते हैं और फिर से भारत की तरफ भेज देते हैं। और जैसे ही भारत के बजबज बंदरगाह पे आता है तुरंत ब्रिटिश लोग इसमें से जितने लोग होते हैं उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसी कड़ी में 16 लोगों की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। 1916 में क्या होता है, होम रूल लीग का गठन किया जाता है। होम रूल लीग का सबसे पहले गठन आयरलैंड में रेडमंड ने किया था। उसी को देखते हुए अपने भारत में 2 जगह होम रूल का गठन किया जाता है। एक होता है आपका पुणे में जिसे तिलक जी करते हैं, और दूसरा होता है आपका मद्रास में जिसे एनी बेसेंट करती हैं। ठीक, दोनों की पार्टी अलग अलग, यानी होम रूल दोनों की थी लेकिन दोनों की अलग अलग जगह थी। ठीक, एनी बेसेंट द्वारा आपके 2 पत्र भी निकाले जाते थे, एक का नाम था न्यू इंडिया और दूसरा का नाम था कॉमनवेल्थ। तो फ्रेंड, ये हमारा पूरा द्वितीय चरण था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने गांधी युग यानी तृतीय चरण की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।